वेलकम गाइस। हाउ जो वीडियो देख रहे हो उसका टाइटल है एंड ऑफ केजरीवाल। वो आम आदमी पार्टी दिल्ली का इलेक्शन आ गई ना, उसके ऊपर वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स की जगत में एक एंड बहुत ऑफ बड़ा दिन। आज बीजेपी केजरीवाल। ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है दिल्ली में। पार्टी 27 साल बाद अब दिल्ली में बीजेपी का परचम लहराएगा। एक समय पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था दिल्ली, और उसके बाद कांग्रेस आई और आम आदमी पार्टी आई, और अब बीजेपी की बारी वापस। पीपल पावर सुप्रीम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में एक लंबा चौड़ा भाषण देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि बीजेपी हर वो काम करेगी, इट विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि भैया दिल्ली में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, वर्ल्ड क्लास सिटी बने और वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर हो। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी की आतिशी ने हार तो मानी, कहा कि यह सेटबैक तो आम आदमी पार्टी के लिए है, लेकिन वो अपनी जंग, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे और बीजेपी के खिलाफ भी वो अपना मोर्चा खोल के रखेंगे। लेकिन देशभक्त पर आज सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। आज बात है कि ये कहानी पूरे देश के पॉलिटिक्स पर कैसे रेजोनेट करती है। याद रखिए, अगले 9 महीने तक कोई भी और इलेक्शन होने वाला नहीं है हमारे देश में। तो इलेक्शन ही नहीं ऑपोजिशन है। मुक्त भारत का जो एजेंडा 9 है वो महीने तक कितना है। आगे बढ़ गया है। पिछले कुछ इलेक्शन में अगर हरियाणा देखें, महाराष्ट्र देखें, और अब देखें अगर आप दिल्ली की आम आदमी पार्टी, वोट शेयर में तो थोड़ी ही गैप है आम आदमी पार्टी और बीजेपी 2% के बीच में, लेकिन सिर्फ 2। सीट्स में कितनी बुरी तरीके से तबाही हुई है। और एक और जिससे हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिल्ली की खबर नहीं है, ये पूरे नेशनल एक रेजोनेंस है इसमें, कि कांग्रेस की क्या हाल है। एक बार फिर से दिल्ली में एक भी सीट हासिल ना कर पाई कांग्रेस कांग्रेस पार्टी। 0। थर्ड कंसेक्यूटिव जीरो। एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन बोला जा रहा था कि राहुल गांधी के अंडर लीड किया गया था, लेकिन देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या। 1% वोट शेयर के आसपास बढ़ा है, 6% वोट शेयर ही रह गया। ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसे कहा जाता है, दिल्ली में 15 साल से इन्होंने राज किया था नॉन स्टॉप, 1998 से 2013 तक। उसके बाद 3 बार अब उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बात रिजेक्शन की नहीं है, बात हार की नहीं है। 0-0-0। अगर आप बीजेपी के हैंडल्स देखें तो वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा तो कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये पोस्टर चलाए जा रहे हैं बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पर, ये दिखाते हुए कि ये 90th इलेक्शन लॉस है राहुल गांधी का। उधर पंजाब में भी एक हवा चल रही है कि बीजेपी वहां भी काम कर रही है कि वहां सत्ता पलट हो जाए। और दिल्ली तो बैग में आया ही, अब पता चल रहा है कि आरएसएस ने बंगाल में भी काम करना शुरू कर दिया है। तो एक नई गति मिलती है 2024 के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट के बाद। एक नई गति, एक नई दिशा मिलती है बीजेपी को कि अपना एजेंडा, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाए। और अब जो रीजनल पावर्स हैं, रीजनल पार्टी है, उन पर गाज गिरेगी। और इसीलिए सवाल यह है कि अब पूरे देश में एक ऑपोजिशन बचेगा जो सरकार से सवाल पूछ पाएगा, लोगों की जो इश्यूज हैं उसको सरकार के सामने कोई रख पाएगा या नहीं। क्या पार्टीज अब अपने आप को रीइन्वेंट करेंगी, अब अपना ईगो साइड में रखेंगी, अब रीग्रुप कर पाएंगी, या हमारा देश एक सिंगल पार्टी रूल की तरफ जा रहा है। इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं बड़ी खबर क्या है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल का हारना, और वो भी बीजेपी के एमपी परवेश वर्मा से हारना, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपसेट। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल ने 2013 से ये सीट जीत कर रखा था। जब 2013 में सीएम ही हार गया। चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को उन्होंने हराया था। जितना बड़ा अपसेट उस समय था, उतना ही बड़ा अपसेट अब इसे देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा अपसेट और झटका आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया भी हार जाते हैं, और प्रतापगंज से अवध ओझा भी हार जाते हैं। हाई प्रोफाइल कैंडिडेट, युवा में काफी पॉपुलर बोला जाता था, लेकिन वो संपर्क ना बना पाए। एक और बड़ा झटका लगता है जब ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी हार जाते हैं आम आदमी पार्टी से, और शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन भी हार जाते हैं। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर। आतिशी कुछ ही छोटे से मार्जिन से जीत पाती है, तो कम से कम रमेश इन आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर तो अपना वोट, अपना सीट बचा लेती है। करावल नगर से कपिल मिश्रा जीत जाते हैं बीजेपी के, और ब्रिजवासन से भी कैलाश गहलोत अब जो बीजेपी में है वो भी जीत जाते हैं। अब इससे ऑब्वियसली बात शुरू हो गई है कि क्या अगर ऑपोजिशन यूनाइटेड होती, लोकसभा 2024 की तरह यूनाइटेड होती, एक यूनाइटेड फ्रंट होता, एक इंडिया ब्लॉक होता, तो क्या बीजेपी को हार देखना पड़ता दिल्ली में? देखना ही पड़ता। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि तू मैं का सिलसिला शुरू हो चुका है कि किसकी गलती है कि हम एक साथ काम नहीं कर पाए।
किसकी गलती है कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं हो पाया? किसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्प्लिटिंग ऑफ वोट्स हो पाया? अगर आप डिफरेंस ऑफ वोट्स देखें, वोट शेयर की अगर हम बात करें, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सिर्फ करीबन 2% का वोट शेयर डिफरेंस था। सिर्फ 2% बस। खुद तो 6 से 7% के वोट के बीच में मिला। तो मार्जिन ऑफ डिफीट, अगर आप सब कैंडिडेट्स को एक साथ ऑपोजिशन को मिला दो तो शायद रिजल्ट अलग हो सकता था। अब दिल्ली में तो बात सही है, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था कि मैं अकेला लड़ूंगा, आम आदमी पार्टी का कोई अलायंस नहीं होगा कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी का कहना है, ये हमने इसलिए किया, हरियाणा में आपने हमारे ऊपर छुरा भोंका था। हरियाणा से पहले गोवा में आम आदमी पार्टी ने अपने आप जाने का डिसीजन लिया था। तो गलती तो दोनों तरफ से है कि एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं हो पाया। अगर लोकसभा 2024 के तरह एक यूनाइटेड फ्रंट होता तो शायद हरियाणा में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था, दिल्ली में तो डेफिनेटली। बताता हूं कैसे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया अलायंस के हाल क्या है। उमर अब्दुल्ला वहां ट्रोल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बैठकर। मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी कंटेस्ट करती है 70 के 70 सीट्स के ऊपर। लेफ्ट पार्टी भी घुस जाती है, जिनके पास थोड़ा पॉकेट ऑफ इंफ्लुएंस होता है। तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज में लेफ्ट पार्टी भी वहां घुसी पड़ी हुई है। आधे दर्जन कैंडिडेट उन्होंने भी लगा दिया है। ओएसी का एआईएमआईएम भी वहां भी घुस गया है। आम आदमी पार्टी के जरूर वोट्स काटे गए हैं मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसीज। करेक्ट, यही तो काम खराब करते हैं सर। आजाद समाज पार्टी काशीराम, वो भी इलेक्शन के मैदान पे था, तो और वोट वहां भी कट गए। अब अजीत पवार ने कहा कि हम भी आ जाते हैं, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की बीजेपी एलआई भी है, लेकिन उन्होंने भी 30 सीट में कंटेस्ट किया। अब इससे बेनिफिट किसको मिला, अब आप बात समझ लीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप आंकड़े देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या अगर ये कांग्रेस और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही साथ में लड़ती तो 14 के 14 सीट और आराम से आम आदमी पार्टी के खाते में जाती। अगर आप ग्रेटर कैलाश में देखें तो विक्ट्री मार्जिन 3188 और कांग्रेस को मिले थे 6711। तो ग्रेटर कैलाश उनके खाते में होती। जंगपुरा में 675 सीट्स के विक्ट्री मार्जिन से बीजेपी जीतती है और कांग्रेस को मिलते हैं 7350 सीट, तो यहां भी अलायंस जीत जाती। संगम बिहार में 344, देखिए कितने छोटे छोटे मार्जिन से जीत हासिल की बीजेपी ने। कांग्रेस को यहां 15,000 वोट्स मिले थे। तिमारपुर में 1100 के आसपास का विक्ट्री मार्जिन, कांग्रेस को मिले 8300। मालवीय नगर में 2000 का विक्ट्री मार्जिन, कांग्रेस को मिले 6-7 हजार के आसपास वोट्स। न्यू दिल्ली में 4000 और वैसे ही कांग्रेस को मिलते हैं 4500। तो 500 सीट्स के आसपास से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत जाती न्यू दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल शायद नहीं हारते अगर एक अलायंस होता। छतरपुर में भी ऐसी स्टोरी है, 6239 का विक्ट्री मार्जिन है और कांग्रेस को मिलता है 6601। तो बड़े करीब छोटे मार्जिन से यहां भी अलायंस जीत जाती। कस्तूरबा नगर में भी 11000 का विक्ट्री मार्जिन, लेकिन कांग्रेस जो सेकंड पोजीशन पे है उसे 27000 वोट्स मिलते हैं, तो यहां भी अलायंस जीत जाती। नंगलोई जाट में भी 26000 का विक्ट्री मार्जिन, कांग्रेस को मिलते हैं 32000। मदनीपुर में भी यही स्टोरी है, मेहरौली में भी यही स्टोरी है, राजेंद्र नगर में भी यही स्टोरी है। त्रिलोकपुरी अगर आप देख लीजिए 392 सीट्स की विक्ट्री मार्जिन है और कांग्रेस को मिलते हैं 6150 के आसपास सीट्स। और अगर हम मुस्तफाबाद की बात करें तो 17000 का विक्ट्री मार्जिन है, लेकिन यहां एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिलते हैं 33,000 33,000। अगर अलायंस 474 तो एक अलग डेफिनेटली एक रिजल्ट आ सकता था। अब क्या कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, एआईएमआईएम को और बाकी और सारे ऑपोजिशन पार्टीज को समझ में आएगा कि जो इंडिया ब्लॉक के वजह से 2024 में उनको वोट्स मिले थे, वो इसलिए था कि लोगों ने रियलाइज किया कि भैया हमारे देश में एक ऑपोजिशन भी होना चाहिए जो सरकार से सवाल पूछे। बात ये नहीं है कि कौन इलेक्शन जीत रहा है, प्रधानमंत्री कौन है, एक ऑपोजिशन की भी दरकार है हमारे देश में। आज वो भी खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि ना इंडिया अलायंस ने अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया, ना इंडिया अलायंस ने अपना कोई स्ट्रेटेजी बनाया, ना इंडिया अलायंस ने अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया या मीटिंग की या कोई फ्लोर स्ट्रेटेजी बनाई है संसद में। तो यह सवाल है कि अल्टीमेटली हमारे देश में अब विपक्ष खत्म हो चुका है या नहीं। और इन सब चीजों से भी सीख लेनी होगी ऑपोजिशन को कि किस तरीके से
जो इनकम्बेंट पार्टीज है, रीजनल पार्टीज हैं, उन्हें एक एक करके खत्म किया जाएगा। कुछ खास वजह है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी हारी, जबकि आम आदमी पार्टी ने कोशिश बहुत की थी। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल भी गए, लेकिन जो इरोजन ऑफ ब्रांड वैल्यू था ऑफ अरविंद केजरीवाल, उसे वो रोक नहीं पाए। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोगों ने इसलिए वोट दिया था क्योंकि वो एक नई पार्टी थी, एक उमंग था, एक फ्रेशनेस था। लेकिन वो फ्रेशनेस आप कितने दिन रख पाओगे? वो एजेंट ऑफ चेंज का जो आपका एक यूएसपी है, वो आप कितने दिन रख पाओगे? क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी आम आदमी पार्टी और आम आदमी का जो इमेज था कि वो चप्पल में भी चले आ रहे हैं, मफलर में भी चले आ रहे हैं, खास रहे हैं, रेनॉल्ड्स का पेन रख रहे हैं, एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, वो सारी चीजें, वो वैगन आर, वो सब हट गया जब आपने शीश महल बनवा दिया। ऐसा नहीं है कि दूसरे चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े मकान नहीं बनवाते हैं, लेकिन जब आपकी यूएसपी थी कि आप एक आम आदमी हो और आपने जाकर इतने बड़े बड़े मकान बना दिए, अरबों खरबों का कर्टन, जकूजी, मार्बल टाइलिंग लगा दिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात समझ में आई कि यह बंदा जेन्युइन नहीं है। इमेज लॉस के साथ साथ ये जो हाफ ट्रूथ्स है, ये यमुना पॉइजनिंग है, ये जो क्लेम्स थे जिसको कभी काउंट बैकअप नहीं किया जाता, उससे भी अरविंद केजरीवाल की रेपुटेशन सफर करती है, एजुकेटेड क्लास में, मिडिल क्लास में डेफिनेटली। इतने सारे आपने प्रोमिसेस किए, चलिए आपने दिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया, आपने वाटर दिया, फ्री राइड्स ऑफ बसेस फॉर वुमेन दिया, बिल्कुल दिया, फ्रीबीज दिया, लेकिन डेवलपमेंटल वर्क को लेकर सवाल अभी भी खड़े हैं। क्योंकि आपने दिल्ली स्कूल के बारे में बात किया, आपने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात किया, आपने इन्हें अचीवमेंट्स दिखाया, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुली काउंटर भी किया है। बीजेपी ने हाईलाइट करने की कोशिश की कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक्स काफी सारे डिसफंक्शनल है और क्या इसमें फाइनेंशियल स्कैम है। परवेश वर्मा ने बार बार जाकर केजरीवाल को चैलेंज किया कि न्यू दिल्ली असेंबली सीट में ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये हल्ला क्लिनिक है, और ये कहीं ना कहीं लोकप्रिय भी हुआ। ये जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपदा है वैसे ही हल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने स्कूल्स की हालत अच्छी की है, लेकिन ऑपोजिशन ने यह भी डेटा दिखाया कि बहुत बार प्री बोर्ड्स क्लासेस में स्टूडेंट्स को डिटेन और रिटेन किया जाता था, जिससे ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छा दिखा पाए। और यमुना रिवर, जिसके बारे में केजरीवाल ने बार बार बोला था कि उसको साफ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद भी वो साफ नहीं हो पाया, उतना ही पोल्यूटेड रहा, तो लोगों को यह बात भी खटकी। अब यह सच है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, 10 साल बाद उसे डिफीट करना काफी मुश्किल होता है, और बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अगर आप देखें कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन, जो बीजेपी बहुत अच्छा करती है, प्रधानमंत्री मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी थे, हेमंत बिस्वा को भी लाया गया आसाम से, तो बड़े बड़े बिग गन्स को लाया गया रैलीज एड्रेस करने के लिए। तो ये जो लास्ट मिनट फायर पावर जो बीजेपी लॉन्च करती है, उसका जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है। टॉप, जिसको कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल आपका बन जाता है। उसके ऊपर शीश महल को बार बार रिप्ले करके, एक्साइज पॉलिसी को बार बार सामने लाकर, नॉन परफॉर्मेंस की बात करके आम आदमी पार्टी के रेपुटेशन को कहीं ना कहीं तो डेंट कर दिया गया। याद रखिए, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें एक और फैक्टर है जो मुझे पर्सनली लगता है, अब इसका कोई डेटा हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो एक फिलॉसफी था स्ट्रेटेजिक साइलेंस का, कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, जेएनयू में हरकत हो रही है, तो आप चुप रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके जो नंबर्स हैं, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने ये जो पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दी, आम आदमी पार्टी जब एक पार्टी बनकर रह गई, जब सोच उनकी बदल गई कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज से, सिस्टम को हिलाने वाली पार्टी से बस वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह गई, वो स्ट्रेटेजिक साइलेंस की वजह से लोगों ने भी आज उन्हें जवाब दिया है। नॉट टू मेंशन, इसमें भी कोई डिबेट नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी काफी गलत हुआ है। जिस तरीके से फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया मई 2022 में, और फिर छोड़ा गया मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 में। मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया फरवरी 2023 में, रिलीज किया अगस्त 2024 में, और फिर खुद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मार्च 21 को अरेस्ट कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करती है पोल शेड्यूल फॉर लोकसभा, और यहां आप मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेते हो। तो काफी हाथ तो बांध दिए गए थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन फैक्ट तो यही है कि जो जीता वही सिकंदर। आम आदमी पार्टी को इसके लिए एक और कार्डर बना देना चाहिए था। यह बात उनको समझनी चाहिए थी कि उनके ऊपर ये होगा, और सारे रीजनल पार्टीज को यह बात समझना होगा कि उनके साथ भी यही होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी को डील नहीं कर पाए, जिस तरीके से उनको जेल में रखकर आम आदमी पार्टी को अपाहिज बना दिया, उससे डील नहीं कर पाए, उसका खामियाजा डेफिनेटली भुगतना पड़ा है। एक चीज और याद रखिए, 2020 और अब में डिफरेंस यह है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है,
और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों इनके पास थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह भी दिखा कि ये जो बेसिक सिविक इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, चाहे वो फ्लडिंग हो, डिजीज हो, डेंगी हो, पोल्यूशन हो, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं ना कहीं लोग उतना खुश नहीं थे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से आज का हम रिजल्ट देख पा रहे हैं। उधर बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या मैजिक कर दिया जिसके वजह से 50 के आसपास 2/3 मेजॉरिटी से वो जीत कर आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है कि मिडिल क्लास वोटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली में। एक ऐसा इकलौता इलेक्शन है जहां मिडिल क्लास डिसाइड करेगी कि भैया सरकार कौन बनाएगा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को भी इतना सक्सेस मिला है। 67% हाउसहोल्ड्स को मिडिल क्लास श्रेणी में डाला जाता है दिल्ली में। 67% फ्रीबीज तो हैं, ठीक है, जेजे क्लस्टर स्लब्स में बहुत अच्छा काम किया, बहुत इस बार भी वहीं से वोट आए हैं। लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो मिडिल क्लास है, उसको लगता है कि मेरे पैसे से ही तो ये सब फ्रीबीज दे रहे हो, ये सब रेवड़ी दे रहे हो। तो जो केजरीवाल की सीट है, दिल्ली, न्यू दिल्ली सीट है, उसमें काफी गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं। अब आप ये बात भूल नहीं सकते हैं कि 8th पे कमीशन का जो अनाउंसमेंट है, उससे जो सैलरी हाइक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो तो उससे बहुत खुश हैं। और स्ट्रेटेजिकली जनवरी 16 को ये अनाउंसमेंट किया गया था। कोइंसिडेंस है, इलेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं है। और ये भी कोइंसिडेंस ही है कि वोटिंग डे से बस कुछ ही घंटों पहले यूनियन बजट में भी एक इतना बड़ा धमाका दिया गया कि इनकम 12 लाख टैक्स जो तक का आपको रिबेट दिया जा रहा है, 12 लाख रुपए तक टैक्स एक्सेप्शन दिया जा रहा है। उसके बारे में हमने पूरा एपिसोड भी बनाया था। उससे इफेक्ट तो पड़ा है डेफिनेटली मिडिल क्लास वोटर, जो अनडिसाइडेड वोटर है, उसको स्विंग करने में जरूर मदद मिली है। याद रखिए, जो वोटर परसेंटेज है, जो वोट शेयर है, वो सिर्फ 2% है। छोटा फैक्टर ये 2% को इधर से उधर ला सकता है, 2% और इलेक्शन के नतीजे बदल सकता है। बीजेपी और आम आदमी एक पार्टी चीज जिसको अब बीजेपी समझ रही है, जिसको शायद पिछले कुछ सालों में बीजेपी भूल गई थी, कि उनके भी पॉपा है। न, उनके पापा आरएसएस हैं, जो साइलेंटली हरियाणा में, महाराष्ट्र में और इस बार दिल्ली में काम किया है। उनका एजेंडा था और वो किया भी है काफी हद तक। 50,000 ड्राइंग रूम्स तक पहुंच के, कि एक एक बंदे के साथ बैठ के ड्राइंग रूम में हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनकी दिक्कतें समझेंगे और उनकी बात सुनेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। हरियाणा में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, 2024 लोकसभा चुनाव में जो अंडर परफॉर्मेंस के बाद आरएसएस जिस तरीके से कंसर्टेड अटेम्प्ट, ग्रासरूट्स कैंपेन कर रही है, वो कोई और पार्टी मैच नहीं कर सकती है। अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होने से पहले ही इन्होंने ड्राइंग बोर्ड पर जाकर ड्राइंग रूम मीटिंग्स, कौन कहां जाएगा, लोकेलिटीज, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कैसे लोगों से संपर्क साधा जाएगा, ये सारी प्लानिंग आंख ली थी। इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हमें बताती है कि जो एम था वो 50 से 60,000 ऐसे ड्राइंग रूम मीटिंग्स की बात थी और 50,000 के आसपास हो चुका है। अब इसमें कितना हाइप है, कितना एक्चुअली हुआ है, इस पर हम डिबेट जरूर कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट तो यही है कि जो आरएसएस का ग्राउंड कार्डर जब काम पर आ जाती है, तो अच्छे से अच्छा आपका पॉलिटिकल कैंपेन उसके सामने फीका पड़ने लगता है, जब वो वोटर्स को एजुकेट करने लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि इस बार ये कैंपेन ना कि पूरा मोदी के ऊपर चला है और ना पूरा हिंदुत्व के एंगल से चला है। बीजेपी की कैंपेन स्ट्रेटेजी ये थी कि अरविंद केजरीवाल की हवा आप निकालिए, अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट को आप एक्सपोज करिए, ना कि हिंदुत्व एंगल लगाइए। हिंदुत्व एंगल दिल्ली जैसे शहर में, जहां इतना मिडिल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, हो सकता है वहां बैकफायर करेगा। बीजेपी ये बात समझती थी, इसीलिए ब्रॉडर सेगमेंट को इंक्लूड करने के लिए, एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उन्होंने रिलीजियसली चार्ज कैंपेन के जगह एक पॉलिसी, गवर्नेंस और केजरीवाल फोकस्ड कैंपेन ही रखा। साथ ही साथ ऑब्वियसली पोल्यूशन, ट्रैफिक, पब्लिक सेफ्टी, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में घुस घुस के जिस तरीके से कैंपेन हुआ है, जी हां, वो आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का व्हाट्सएप जिससे कैंपेन हुआ है, वो भी एक सिग्निफिकेंट एंगल है। बीजेपी ने स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, पूर्वांचलीज, स्लम ड्वेलर्स, एक एग्रेसिव डिजिटल कैंपेन चलाया था, एआई इनहांस्ड कंटेंट चलाया था, मीम्स चलाया था। आम आदमी पार्टी भी ये सब करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन ऑब्वियसली बीजेपी के पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। एक फैक्टर जो बीजेपी हमेशा समझती थी वो ये है कि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस असेंबली इलेक्शंस में तो स्ट्रांग होती थी, लेकिन बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस में तो हमेशा जीती थी, सारे के सारे सीट जीती थी। इसका मतलब है कि एक लेटेंट वोटर तो उसके पास था ही, वो प्री एग्जिस्टिंग सपोर्ट बेस था ही, जो उसके लिए लोकसभा इलेक्शन में तो वोट कर ही रहा था। बस उसका मन बनाना था कि वो असेंबली इलेक्शन में भी हमें ही वोट दे, नेशनल इश्यूज पर तो हमें वोट ही दे रहा है, उसको दिल्ली के इश्यूज के लिए मनवाना था। और इसीलिए परवेश वर्मा जैसा स्ट्रांग जाट लीडर उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी में उतारा कि भैया आप एक
एक काम करिए, आप इस बार दिल्ली का इलेक्शन लड़िए, जाट कम्युनिटी को हमारे पास वापस लाइए जो पहले आम आदमी पार्टी को फेवर कर रहा था। तो ये काफी थॉट प्रोसेस गया है, इसके पीछे एक दिन की ये प्लानिंग नहीं है। जो बहुत ही वरिंग होना चाहिए रीजनल लीडर्स के लिए कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली इलेक्शन जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ठीक है, लेकिन जहां एक स्ट्रांग लीडर होता है, एक स्ट्रांग रीजनल फेस होता है, वहां नरेंद्र मोदी का चेहरा भी भारी उनके हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है। केजरीवाल ने मजाक उड़ाया है, टॉन्ट किया है बीजेपी को बार बार कि भैया अपना सीएम चॉइस तो हमको दिखाओ। अरे दिल्ली में इफ नॉट मी देन हु? लेकिन इस बार दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बिना अनाउंस किए इतनी बड़ी जो जीत हासिल कर ली है बीजेपी ने, इससे यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी भी इलेक्शन जीत सकता है। और यह भी कि आपको कोई फेस की जरूरत अभी नहीं है, आप एक असेंबली इलेक्शन जीत सकते हो अपना सीएम कैंडिडेट बिना अनाउंस किए हुए भी। विमेन वोटर जो इस बार मेन वोटर से ज्यादा जिन्होंने वोट किया, उन्होंने भी क्लियरली बीजेपी की तरफ किया, तो विमेन वोटर का सपोर्ट भी बीजेपी को मिला है। अब एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात कर लेते हैं। काफी बातचीत ऑलरेडी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बार बार बोला कि उन्होंने अपलोड क्यों नहीं किया डेटा ऑफ दिल्ली पोल्स। एक ट्रांसपेरेंसी कैंपेन वेबसाइट भी लॉन्च किया कि ईसी ने किस तरीके से फॉर्म 17C बेसिकली कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोलिंग एक एक बूथ में कितना हुआ है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने खूब टाइम लगाया, जितना लगाना नहीं चाहिए था, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फिर बोला नहीं नहीं हम सब काम एकदम ठीक कर रहे हैं, और जब इतना टॉन्टिंग हुआ और आम आदमी पार्टी ने अपना डेटा रिलीज किया तो उन्होंने भी अपना डेटा फाइनली अपने वेबसाइट पर अपलोड किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए, और हमने वोटर लिस्ट एडिशन और डिलीशन के ऊपर एक पूरा एपिसोड बना के रखा है कि कैसे ऑपोजिशन ने भी ना सिर्फ ईवीएम का जुमला बजा कर ना पूरा मुद्दे को कंफ्यूज कर दिया है। इलेक्शंस में मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल पे हो रहा है और उसको काउंटर नहीं कर पाई है कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। ऑल्दो आम आदमी पार्टी ने इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फैक्ट तो यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो जीता वही सिकंदर। बात दिल्ली की नहीं रह गई है। जिस तरीके से बीजेपी ने ये विक्ट्री जीती है, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि जो एरोगेंस, जो एटीट्यूड है ऑपोजिशन पार्टीज में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसे खत्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगता है कि वो पीएम इन वेटिंग है, पता नहीं कब से और कब तक रहेंगे, लेकिन उनको लगता है वो पीएम इन वेटिंग है। उनको अपनी इस पोट्री को तोड़ना पड़ेगा, उनको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। आपको पिछले बार राहुल गांधी ने कब किसको इंटरव्यू दिया था, आपको क्या याद है? नहीं, मैं बर्गर खाते हुए, पिज्जा खाते हुए नहीं, पॉलिटिकल इंटरव्यू कब बैठ कर दिया था, क्या आपको याद है? डिजिटल पावर को इस्तेमाल करना अब ऑपोजिशन पार्टीज को 10 साल बाद समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी के आसपास है। क्या उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है? अगर बीजेपी का विजन लोगों को ना पसंद आए तो उनका ऑपोजिशन का विजन क्या है? सिर्फ एंटी मोदी अपने आप में विजन नहीं हो सकता है, एक ऑल्टरनेटिव स्टोरी, एक ऑल्टरनेटिव विजन देने की एक दरकार है। एंड फाइनली, जो हम पहले भी बोलते आए हैं, जब तक ना आप साथ में काम करोगे, हमारे देश की जनता ने सोच समझकर, सूझबूझ कर इंडिया अलायंस को इतना बड़ा मैंडेट दिया था। इंडिया ब्लॉक ने 2 महीने काम किए थे और इतना बड़ा मैंडेट मिला था, और उसके बाद आपने उसे नहीं है। अब बिहार का इलेक्शन आएगा नवंबर में, अक्टूबर एंड नवंबर में, तो क्या अब ये बात सही है कि ऑपोजिशन सरकार को सवाल पूछने में, जनता की आवाज सामने रखने में फेल हो चुकी है, और इसी के लिए मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और भी ज्यादा जरूरत उनकी है आज के डेट में। देशभक्त पिछले 6 सालों से ना आज तक हमने एक पैसा ग्रांट लिया है, ना एक पैसा कहीं पॉलिटिकल फंडिंग लिया है, और उसी ट्रेंड को हम कंटिन्यू रखेंगे आने वाले टाइम पर भी। सिर्फ और सिर्फ जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होता है और आपकी जो मेंबरशिप्स होते हैं उससे। तो डू ज्वाइन अस ऑन patreon.com/देशभक्त। आप मंथली या एनुअल मेंबर बन सकते हैं बाय लॉगिंग ऑन टू patreon.com/। तो वही मतलब इस बार केजरीवाल को मुसलमानों वोट कम दिए हैं, बहुत ज़्यादा कम दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली दंगे हुए थे तब भी कोई स्टैंड नहीं लिया था, मुसलमानों की तरफ कुछ भी नहीं। और कोरोना के ऊपर नाम लगाया गया कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, जो तबलीग जमात होती है उनके ऊपर बोल रहे थे कि इन्होंने किया ये वो। इसके वजह से भी और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, जो भी है। अगर ये कांग्रेस और आम एक हो जाती, आम आदमी पार्टी, तो नहीं हारते फिर, मतलब फिर इनकी सरकार आती पक्का। सिर्फ 2% वोट का फ़र्क है, 2% ज़्यादा है बीजेपी को। और सीट्स देखोगे तो आम आदमी पार्टी को 22 के आसपास मिली हैं और उसको 48 मिली है बीजेपी को, सिर्फ 2% का फ़र्क सिर्फ। और ये बीजेपी के तो कुछ नहीं कह सकते, ईवीएम
मेरे को तो ऐसे ही लगता है ये ईवीएम में ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं ये लोग। जब तक बीजेपी रहेगी इन पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। जब ये सिर्फ पंजाब के एक वो होते हैं निगम पार्षद के इलेक्शन, उसमें धांधली करवा सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं करवाएंगे। जो भी है तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।